एशिया कप का यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है लगातार एक लंबे अरसे के बाद। पहले तो यही नहीं तय हो पा रहा था कि एशिया कप होना कहाँ पे है, और अब जाकर जब वो तय हो चुका है तो अब शेड्यूल भी आ चुका है। और देखना यही है कि जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो किस तरह का माहौल होगा स्टेडियम में। बिल्कुल। और 28 अगस्त को फाइनल हो चुका है, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और वहीं अगर हम देखें तो एशिया कप शुरू होगा, जैसे कि पहले रूमर्स आ रहे थे, श्रेय ने बताया 26 अगस्त से 27 अगस्त से, इन दोनों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन था। 27 अगस्त से शुरू होगा एशिया कप और पहला मुकाबला होगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। और वहीं अगर हम फाइनल की बात करें तो संडे को होगा, 11 सितंबर को फाइनल होगा। फर्स्ट सुपर 4 में से जो भी विनर होगा और सेकंड सुपर 4 में से जो भी विनर होगा उनके बीच में। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है भारत और पाकिस्तान दोनों के नज़र से देखे तो, क्योंकि जो लास्ट मुकाबला हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच वो था वर्ल्ड कप में, और जहां पे भारत को एक करारी हार झेली थी, भारत ने 10 विकेट से हार मिली थी उनको। तो एक इम्पॉर्टेंट मैच होगा, थोड़ा सा एक रिवेंज टाइप में भी ले सकता है भारत की जो इतना अच्छा रिकॉर्ड है भारत का पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में। अगर हम पिछला रिजल्ट हटा दें तो भारत कहीं ना कहीं ज़्यादातर टॉप पे रहता है पाकिस्तान के। तो अब दोबारा से वो रिवेंज वाली बात होगी कि भारत चाहेगा दोबारा से वो राइट ट्रैक पर आए। बिल्कुल हो सकता है कि भारत ट्रैक पर आए। इस बारी तो कप्तान भी अलग होंगे, रोहित शर्मा होंगे साथ में, और कहीं ना कहीं सामने बाबर की टीम भी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया ज़्यादा इम्प्रूव्ड साइड है, लेकिन पाकिस्तान को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि अब से उनकी टीम में स्पिनर से लेके तेज़ गेंदबाज से लेके चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो गए, चाहे और भी हो गए बल्लेबाजों में, सब एक अलग अलग अपना रूप लेकर अपनी अलग अलग रिस्पेक्टिव जो एक डिपार्टमेंट होता है उसमें सही सक्सेस अचीव कर आ रहे हैं। तो इन दोनों साइड के लिए आमने सामने होना दोनों टीमों के लिए दिक्कत की बात होगी। बिल्कुल ऋतिक, अगर एक बात यहाँ पर आप वो देखें कि जिस तरह से यहाँ पर पहले पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल हुआ करता था लेकिन परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती थी, लेकिन अब वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिहाज से चेंज हो गई है, क्योंकि खिलाड़ियों में उनके पोटेंशियल है और अब वो परफॉर्मेंस भी निकल कर आ रही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि ये जो मुकाबला है दुबई में होने वाला है, और यूएई की मैदान को जितना पाकिस्तान जानता है उतना ही लगभग भारत भी जानता है। बिल्कुल, अब दोनों के लिए ऐसा कोई है नहीं कि किसी को एक जने को फेवर करेगा, एक टीम को कम फेवर करेगा। अब दोनों ही जो मैदान है बखूबी क्रिकेट खेली है दोनों ही टीम्स। पाकिस्तान का तो होम ग्राउंड था इससे पहले, जब से उनको मैचेस शुरू होने से पहले और लंबे अरसे तक, और भारत ने भी कोविड के टाइम पे भी यूएई में जाके मैचेस खेले, और आईपीएल भी काफी लंबे समय तक यूएई में लगातार खेला। तो ये इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होगा कि कौन पिच को बेटर रीड करेगा और एक अच्छी प्लेइंग 11, एक अच्छी टीम 15 अपनी लेके जाएगा एशिया कप। हाँ बिल्कुल। और एक अगर हम अपने दर्शकों से पूरा का पूरा शेड्यूल शेयर कर देते हैं सबसे पहले, तो पहला मैच सैटरडे को होगा 27 अगस्त श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। दूसरा 28 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कह लीजिए एशिया कप का महामुकाबला कहा जाता है जिसको। जो तीसरा मुकाबला होगा ट्यूसडे को 30 अगस्त को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में होगा। इंडिया वर्सेस क्वालिफायर होगा 31 अगस्त को, फिर उसके बाद श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश होगा। पाकिस्तान वर्सेस क्वालिफायर होगा फ्राइडे को, और सैटरडे को होगा B1 वर्सेस B2, यानी जो दूसरे ग्रुप बी की टीमें हैं उन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। फिर उसके बाद A1 वर्सेस A2 में श्रेय और ओम हम देख सकते हैं कि ये आर्च राइवल्स इंडिया और पाकिस्तान दोबारा मिल सकते हैं, क्योंकि अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में इंडिया और पाकिस्तान दोनों स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा, और इस बार एशिया कप में 2 बार देखने को मिलेगा, क्योंकि हाँ शायद, क्योंकि अगर क्वालिफाई कर जाते हैं दोनों अपने ग्रुप में, अगर टॉप पर रहते हैं तो खैर उम्मीद तो यही की जा रही है कि दोनों की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा मैच देखने को मिले। टॉप साइड से देखो दोनों की, अगर मैं बात करूँ, मैं भारत की बात करूँ तो वो भी काफी इंप्रूव्ड साइड है एज कम्पेयर टू प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान की बात करें तो लगातार इंप्रूव कर ही रहा है। वर्ल्ड कप के बाद से एक बहुत बेहतर T20 साइड निकल कर आई है पाकिस्तान की। अब बॉलिंग में बात करूँ तो शाहीन अफरीदी अच्छा लीड करते हैं पेस अटैक को। बैटिंग में बात करें तो अब मोहम्मद रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बाबर आजम जो कप्तान है उनकी, वो लगातार रन कर रहे हैं। अब तो काफी एक कम्पैक्ट साइड है, एक बेटर साइड है, लेकिन अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। आप जो भी मैच हो, जैसा भी चाहते हो, हम चाहते हैं कि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच हो जहाँ पे दोनों ही टीम्स अच्छा फाइट करें। बिल्कुल, यहाँ पर फाइट देखिए ओम काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, और जो लेफ्ट आर्म बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उनके सामने जब रोहित शर्मा होंगे
तो वो एक वहां बड़ी देखना होगा कि चुनौती, कैसी वहां पर फाइट होने वाली है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर बात करें तो दूसरे ही मैच में एक बार फिर से वो एक्सपोज हो गए। होबर्ट मैकॉय की बॉल, वो पहली ही बॉल वहां पर वो विकेट गवा बैठे। तो कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि रोहित शर्मा अपने आप को, खासकर ना सिर्फ रोहित शर्मा बल्कि अगर केएल राहुल की वापसी हो जाती तो मुझे याद है वो भी उसी तरह से आउट हुए थे पिछली बार पाकिस्तान के सामने। दोबारा से वही टॉप 3 आप लेके जाए T20 वर्ल्ड कप में जो आपका पिछली बार टॉप 3 था, क्योंकि अब लगातार आपके पास 3 अगर राइट हैंडर्स आते हैं तो आपके पास थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट्स की थोड़ी सी कम हो जाता है। आप एक साइड के आपके लिए एक सेटअप कर सकता है कि मेरा सेम बॉलिंग लाइनअप रहेगा इन तीनों बल्लेबाजों के खिलाफ, एक सेम मेरा बॉलिंग अटैक रहेगा, फील्डिंग मेरी सेम रहेगी। लेकिन आपके पास अगर एक लेफ्ट हैंडर आता है बीच में तो बार बार स्विच करना पड़ता है फील्डिंग साइड को, और बॉलर्स को भी अपना जो माइंड है अटैक का वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो वैसे ये आप, हाँ मैं यही कह रहा था कि आप किसको देख रहे हैं, क्या आप शिखर धवन की तरफ वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस के दम बेसिस पे कह रहा हूं, क्या आप उनके पास वापस जाना चाहेंगे, या फिर ऋषभ पंत को बतौर फिनिशर ना इस्तेमाल करके आप टॉप ऑर्डर में आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? फिर देखिए, अगर मैं बात करूं शिखर धवन वो स्ट्राइक रेट सर्व नहीं कर रहे हैं, ये टू बी ऑनेस्ट वाली बात है। जो T20 रिक्वायरमेंट्स इस टाइम पे भारतीय टीम डिमांड कर रही है कि अगर आप बात करें तो इस टाइम पे अगर सारे ही बल्लेबाज लगभग 140, 145, 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली जो है अभी करंट T20 टीम में है नहीं। रोहित शर्मा ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया है बिल्कुल, लेकिन 150 वाली स्ट्राइक रेट से अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल की मैं बात करूं तो। फॉर्म ठीक ठाक साथ दे रहा है। अगर मैं वनडे की बात करूं, वनडे में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ईशान किशन की तरफ सेलेक्टर्स देखें, लेकिन अब समय ज्यादा बचा नहीं है। तो अगर ईशान किशन की मैं बात करूं तो उन्होंने लास्ट रन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट किए थे, उसके बाद मौका मिला उनको, लेकिन रन्स वो नहीं बना पाए। तो आपको जो भी डिसाइड करना है, आपको एक लेफ्ट हैंडर, मुझे लगता है कि टॉप 3 में एक लेफ्ट हैंडर का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऋषभ पंत वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनको भी आपको बैक करना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप अब हमारे एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही, आप एज अ ओपनर खेलेंगे और आप 30 गेंदों में हमारे लिए 50 रन कीजिए, या फिर 20 गेंदों में हमारे लिए 40 रन कीजिए, 45 रन कीजिए, वो बहुत है। हम आपसे एक बड़ी पारी की नहीं, लेकिन इफेक्टिव पारी की एक उम्मीद करते हैं। लेकिन उमर, ऋतिक, ये दोनों आपसे सवाल है। ऋतिक, एक बात है कि अगर यहाँ पर एशिया कप जैसे लेवल पर जाके ये बात आने लगी कि अभी तो सिर्फ बैक करना है, क्योंकि हम वहां चाहते हैं कि जो बल्लेबाज है वो परफॉर्मेंस निकाल कर लाए, और बैक करने वाले सिचुएशन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि बल्लेबाजी पे इफेक्ट आएगा। देखिए, अभी एक्सपेरिमेंट्स ना अभी काफी एक्सपेरिमेंट्स का टाइम अब रहा नहीं है टीम के पास, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से आपने ओपनिंग करा दी, आपने लगातार जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आप, वो अब ज्यादा समय नहीं है। आपको 3 नंबर बल्लेबाज भी, आपको एक स्टेबल बल्लेबाज चाहिए। आपको या तो आपको दीपक हुड्डा खिलाना है 3 नंबर, या फिर आपको विराट कोहली को खिलाना है 3 नंबर। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके पास ज्यादा मैचेस नहीं, कुछ 10-12 मैचेस आपके पास, और T20 वर्ल्ड कप से बड़ा टारगेट होगा एशिया कप। और यहाँ पे जो सेलेक्टर्स और ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो हमारी एशिया कप की जो 11 होगी, जो एशिया कप का स्क्वाड होगा, वही हमारे T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी होगा। लगभग हो सकता है ऐसा। और बैक करने की बात करी अभी श्रेय ने, तो बैक करने का जो अभी सिलसिला है वो अभी से ही शुरू हो गया है, जो वेस्ट इंडीज का दौरा है, ताकि प्लेयर्स उस प्रेशर सिचुएशन से जूझे और उनको आगे जाकर उस चीज़ से कुछ पॉजिटिव मिले, ताकि आप बड़े टूर्नामेंट्स में जैसे कि एशिया कप, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप, उसमें प्लेयर्स उभर कर और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अभी की बात करें जो एशिया कप का शेड्यूल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि अभी ओम ने बात करी, वही श्रेय ने बात करी, लगातार बाहर भी यही रूमर्स हो रहे हैं और सवाल भी यही पूछ रहे हैं कि ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। शिखर धवन की तरफ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको वनडे में जिस तरीके होगा आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको वनडे में ही सुटेबल रखा जा रहा है। वहीं अगर हम केएल राहुल की तरफ देखें तो केएल राहुल अभी तक वापसी नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद से उनको थोड़ा सा मोमेंटम में भी आना पड़ेगा। इंजरीज के बाद, कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिर से उनको अब हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, तो जिम्बाब्वे के टूर पर भी नहीं जा रहे। तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा कब? और बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप देखिए आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी जैसे तेज़ गेंदबाज होंगे, जिनकी गेंद शारजा या यूएई जैसे, अबू धाबी जैसे मैदानों पर जहाँ पे विकेट बाउंस लेती है और आगे से गेंद अगर अंदर स्विंग हुई तो रोहित शर्मा को वहाँ पर दिक्कत होती ही होती है। ये रोहित शर्मा का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वहाँ पर दिक्कत होती है, उनको वहाँ पे लगातार उनको अपना पैर निकालने पर काम करना पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरी चीज़ देखें श्रेय, तो एक चीज़ है कि सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उनके सामने रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है उनके सामने लेफ्ट हैंड जो बल्लेबाज होता है वो सही खेल लेते हैं। और वहीं अगर हम देखें तो राइट हैंड बैट्समैन को काफ़ी दिक्कत होती है, तो ऊपर एक लेफ्ट आर्म और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन रखना होगा। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ देखें तो सूर्य कुमार हैं, आप मिडिल ऑर्डर में दीपक हुड्डा को भी खिला सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर हम देखें तो बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं हम।
हाँ बिल्कुल, लेकिन यही दे बात है कि अभी भी आपके पास वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके पास जिसके साथ आप आगे बढ़ सकें। ये सबसे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे सूर्य कुमार यादव, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बदल कर रख दी। और कल हमने देखा कि जहां पर दिनेश कार्तिक फेल हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा अगर ऋषभ पंत ऊपर आते हैं और बाद में ऋषभ पंत वहां चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन फिनिश में अगर दिनेश कार्तिक फेल कर जाते हैं थोड़ा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास दीपक हुड्डा भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप विराट को 3 नंबर से नहीं हटा सकते, ये चीज आप कंफर्म है। अगर आपको विराट खिलाएंगे तो आप विराट को 3 नंबर ही खिलाएंगे। और दीपक हुड्डा एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने नीचे बल्लेबाजी की है, आप दीपक हुड्डा को डाउन दी ऑर्डर आप कर सकते हैं कि आप हमारे लिए रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक के साथ मैचेस फिनिश करिए। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो भी दीपक हुड्डा को। लेकिन जो भी करना है आपको पहले नेट्स पे ट्राई करना होगा। आपको छोटे अभी जिम्बाब्वे का टूर है, वहाँ पे अगर विराट कोहली जाते, ये एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए जा सकते थे। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में एक्सपेरिमेंट से ट्राई किए जा रहे हैं और अभी ये नहीं पता लग पा रहा कि पक्का ओपनर कौन होगा। वहीं अगर हम सवालों की तरफ चलें तो अगर संदीप महाजन कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं और एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार जाने चाहिए, बिल्कुल उनकी जगह तो बनती है। भुवनेश्वर कुमार और बुमराह, इन दोनों की तो जोड़ी होगी होगी एशिया कप में। और T20 के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं भुवनेश्वर कुमार। उनकी नई गेंद से जिस तरीके से स्विंग होती है और वहीं अगर वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, दोनों बहुत बेहतरीन होते हैं। इसलिए भुवनेश्वर कुमार को जाना ही जाना है, इर्रेस्पेक्टिव उनको इंजरी ना हो। और कुछ सवाल ले लेते हैं कि मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। नीरज शर्मा कह रहे हैं ईशान किशन को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, आप बताओ प्लीज़। ईशान किशन देखिए मौका मिलना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के अंदर 6 रन किए थे, उनके बाद 2-3 पारी खराब हुई, उनको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर थोड़ा सा ये ना एक रेगुलर ओपनर के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और मोरल डाउन करता है कि आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को प्रमोट कर रहे हैं अब दी ऑर्डर जिसने कभी ओपनिंग नहीं करी जी, और आप एक उस बल्लेबाज को ड्रॉप करें जो ओपनिंग के लिए आया है आपके पास, और इतना कुछ खराब रन नहीं करें और मौके दे सकते हैं आप ईशान किशन को।